हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। फिजिक्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है हमारा, और हम गॉस थ्योरम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लें, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स और जैसे एरिया वेक्टर क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमारी गॉस थ्योरम समझना आसान हो जाए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस की उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो फिजिक्स में। और अगर कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह में डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दे दूंगा, जिससे कि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं हम एरिया वेक्टर पर। हम एरिया वेक्टर आज के टॉपिक में समझेंगे। पहले तो देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो सिंपल है। एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? हर जो एरिया, जो भी प्लेन होता है, जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है। सपोज करो ये एक प्लेन है, ये हमने एक प्लेन बना दिया। ये एक प्लेन मैंने बना दिया, इस प्लेन का डायरेक्शन है। मैं आपसे पूछता हूं किसी इस प्लेन की डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे पता नहीं, आप ऐसा बोलोगे। मैं आपसे बोलूं कि ये नोटबुक है, क्या इसकी डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे पता नहीं। मैं आपसे बोलूं कि क्या इस प्लेन की डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे इस प्लेन की डायरेक्शन कैसे हो सकती है भाई, डायरेक्शन प्लेन की कैसे हो सकती है, प्लेन की डायरेक्शन कोई होती है क्या? तो आप बोलोगे अरे यार कंफ्यूज हो जाओगे, प्लेन की डायरेक्शन भी कोई होती है। तो हाँ, लेकिन होती है, प्लेन की डायरेक्शन होती है। तो प्लेन की डायरेक्शन किधर होती है? सपोज करो मैंने इस बुक को यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो देखो प्लेन की डायरेक्शन कैसे होती है, तो इस प्लेन की डायरेक्शन कैसे पता करें? इस प्लेन की डायरेक्शन, इस प्लेन का जो सरफेस है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप ऐसे करके। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया इस प्लेन के सरफेस पर, तो ये परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होगी ना, तो यही डायरेक्शन बताएगी इस प्लेन की डायरेक्शन। यानी परपेंडिकुलर जो किसी प्लेन पर खींचा गया है, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर खींचा गया है, वही परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वही बताएगी इस प्लेन की डायरेक्शन। पर ये ध्यान रहे कि प्लेन ये परपेंडिकुलर हमेशा आउटवर्ड खींचा जाता है, बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल आप समझ ही गए होंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। सपोज करो ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन की अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन पता करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। वो परपेंडिकुलर किसे रिप्रेजेंट करेगा? वो परपेंडिकुलर इस प्लेन के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बस सिंपल। इसको बोलेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है जो इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो प्लेन है, इस प्लेन का जो एरिया है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस लाइन के अलोंग है। जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर खींची गई है, ये वाली लाइन। तो ये वाली जो लाइन परपेंडिकुलर खींची गई है, इस परपेंडिकुलर को मैं कहूंगा एरिया वेक्टर। क्या बोलूंगा? एरिया वेक्टर। यानी कि ये जो लाइन है वो है मेरा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो आंसर है आप बोलोगे ए वेक्टर। ए के ऊपर आप वेक्टर लगा दोगे, ए को एरिया, एरिया को ए से दिखाते हैं, ऊपर वेक्टर लगा दो तो ए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर। बस सिंपल। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना इस लाइन का, वो डिपेंड करेगा इसका एरिया कितना है। इसका एरिया का मैग्नीट्यूड प्लेन का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये लंबा वेक्टर बन जाएगा। और वेक्टर की लेंथ तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड को डिपेंड करती है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। जितना ज्यादा प्लेन का एरिया उतना लंबा ये वाला इसकी लेंथ होगी वेक्टर की, और उतना ही इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस प्लेन का एरिया होगा, लेकिन डायरेक्शन इसके अलोंग होगी। बस सिंपल सा। इसके अगर इसके अलोंग अगर ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो आप जानते हो एक कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं यूनिट वेक्टर को, एक कैप से। तो बस सिंपल, ये है हमारा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो थोड़ा मैंने आपको डिफाइन करा दिया, डेफिनेशन लिखा दी है। परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड की तरफ खींचा जाता है, आउटवर्ड। परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की तरफ निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे करके।
तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द गिवन प्लेन, मतलब इस प्लेन के सरफेस पर, इस प्लेन के सरफेस पर एक बाहर की तरफ परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जो है ये मुझे क्या बताएगा, ये इस प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इस प्लेन की एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिया वेक्टर क्या करता है, एरिया वेक्टर गिवन प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एरिया वेक्टर क्या करता है, एक एरिया वेक्टर गिवन प्लेन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि एरिया, ये तो दो तरह के हम परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये हमारी एक बुक है, इस बुक के इधर की तरफ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है आउटवर्ड, इधर की तरफ भी। तो मैं आप किसको एरिया वेक्टर बोलूं, तो आप बोलोगे कि दोनों ही एरिया वेक्टर हैं। मैं तो बोलूंगा दोनों ही एरिया वेक्टर है। दोनों एरिया वेक्टर किसको कंसीडर करोगे, जब न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे तो आप उसको देखो, जब भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो हम एक को पॉजिटिव एरिया वेक्टर मान के चलते हैं, तो एक को नेगेटिव। ये तो हम आर्बिट्रेरी हैं, हम किसको नेगेटिव मानना है किसको पॉजिटिव मानना है ये हमारे ऊपर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा राइट वर्ड चलेंगे तो हमेशा वो वाला वेक्टर पॉजिटिव चलेगा। जैसे ये वाला है, इसका राइट वर्ड जा रहा है, ये राइट वर्ड की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, सीधे आपकी तरफ जा रहा है, तो मैं इसको कहूंगा जो पॉजिटिव एरिया वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं कहूं, अगर मैं पीछे की तरफ एक एरिया वेक्टर निकल रहा होगा ऐसे करके, ये वेक्टर नेगेटिव में, लेकिन तो मैं इसको बोलूंगा ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नेगेटिव एरिया वेक्टर है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस इतना सा है एरिया वेक्टर। तो आपने एरिया वेक्टर समझ लिया होगा। तो एरिया वेक्टर क्या करता है, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। तो ये आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। कॉपी वगैरह पेन लेके बैठा करो जिससे नोट कर सको। तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ द एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन, ठीक है। द एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले डेफिनेशन तो ये मैंने लिखा ही दी है। बस इतना सा है हमारा एरिया वेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और भी जान लें। एरिया वेक्टर के बारे में तो आपने जान लिया। अब एरिया वेक्टर, ये तो आपने समझ ही लिया। एरिया वेक्टर को हम इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना, यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर का, उसे हम किसे दिखाएंगे, ए कैप से। किसे दिखाएंगे हम, ए कैप से, ऐसे करके ए कैप, ठीक है। और ए कैप से अगर इसको दिखाएंगे तो ये तो इसका यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर क्या हमने कंसीडर किया, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो हमने कंसीडर कर लिया ए वेक्टर, वो ए कैप, ठीक है। फुल वेक्टर कितना है हमारा, फुल वेक्टर कितना है, ए वेक्टर। इन और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ए है इसका। तो तीनों में हम रिलेशन जानते हैं। फुल वेक्टर किसके बराबर होता है, फुल वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं इस पर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। ये हमारा 11th में पढ़ाया जाता है। ए वेक्टर फुल वेक्टर बराबर होता है हमारा मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये तो हमारा एरिया वेक्टर का इतना सा टॉपिक है। बस इतना ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर होता है, किसी प्लेन की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर लाई करती है। ये आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग लाई करती है, ठीक है। अब हम करते हैं सॉलिड एंगल। मैं आपने लिख लिया होगा, अगर रह गया है तो रिवाइंड करके आप वीडियो को लिख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बस आपको मैं बताता हूँ। इसलिए आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो अगर आपके पास एक कॉन है, आपके पास एक कॉन है, तो सपोज करो हमारे कॉन नहीं, सॉरी, हमारे पास स्फीयर है। हमारे पास अगर सपोज करो हमारे पास स्फीयर है, ये स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर है। ये स्फीयर है और इस स्फीयर का ये सेंटर है ओ, ठीक है। तो स्फीयर का ये सेंटर है और ये पूरा स्फीयर है, ओके।
तो हम क्या करेंगे, हम सॉलिड एंगल किसे बोलेंगे, तो आंसर है अगर सपोज जो ये स्फीयर है, जो गोल बॉल होती है ना, उस बॉल के द्वारा, ये गोल जो बॉल है, इस बॉल की पूरे सरफेस के द्वारा, पूरे कर्व सरफेस के द्वारा जो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनता है वही कहलाता है हमारा सॉलिड एंगल। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके थोड़ा सा समझाऊं इसमें। सपोज करो हमने एक छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने एरिया ले लिया, ये वाला, ये हमने एरिया यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये एरिया मैंने ले लिया। इस एरिया, ये वाला मैंने जब एरिया लिया, या फिर ऐसा करो आप यहाँ पे ऐसे करके एरिया बना दो, यहाँ पे ये आपने एरिया ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इस स्फीयर पर एरिया हमने कंसीडर कर लिया। इस एरिया के द्वारा, इस पूरे की पूरी एरिया के द्वारा, ये कर्व सरफेस का छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है, उसके द्वारा यहाँ पे एक कॉमन सर्कल हो जाएगा। इस सारे के सारे इसका जो एरिया आपने जो कंसीडर किया है, उसका सर्कमफ्रेंस क्रिएट हुआ होगा, उस सर्कमफ्रेंस के प्रत्येक पॉइंट को सेंटर से मिला होगा, ऐसे करके लाइन के थ्रू आप देखोगे ये कौन सा क्रिएट हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये कॉमन के बीच में एक एंगल बनेगा, ऐसे करके कॉमन के बीच में यहाँ पे एक एंगल बनेगा जो इस तरह से दिखाई देगा आपको, ऐसे करके आपको दिखाई देगा, ऐसे करके, मतलब यहाँ थोड़ा गड्ढा सा है और यहाँ पे आपको फैलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे करके चारों तरफ से, ऐसे करके गोल 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 गोल। आपने वो खाई होगी ना आइसक्रीम जो आती है, वो आपने खाई होगी वैसे आइसक्रीम जो आती है, मेन आइसक्रीम जो आती है दूध वाली, तो उसमें है ना वो भर देते हैं, तो वो कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही शेप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे सेंटर पर, वो कहलाएगा मेरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमेशा एक एरिया के द्वारा बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो एकदम क्लोज्ड बॉडी जो होती है, एकदम जो क्लोज्ड बॉडी होती है, उसके क्लोज्ड बॉडी के किसी सरफेस के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वही कहलाता है हमारा क्या, सॉलिड एंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, हम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा, डी ओमेगा, ओके। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लो, खैर इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओमेगा से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, भाई मैंने छोटा सा आर्क लिया, सपोज करो इसकी जो एरिया था वो डी ए था, पूरे का तो ये था, हमने छोटा सा आर्क लिया है ना, तो इसका एरिया डी ए था, तो इसका इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो तो छोटा होगा, मैंने डी ओमेगा ले लिया। डी ओमेगा मतलब स्मॉल एंगल, डी ओमेगा, ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड एंगल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सॉलिड एंगल का एक यूनिट होता है, तो यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होती है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की यूनिट आपको ध्यान रखनी है, सॉलिड एंगल की यूनिट, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होता है हमारा, इसको यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, ठीक है, स्टेरेडियन। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपसे पूछ लेता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस आर, स्टेरेडियन, शॉर्ट में इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी आपसे, ये तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पर ये बता रहा हूँ, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, तो ठीक है। तो सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, सॉलिड एंगल का हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। ये हमेशा एस आर में निकलेगा, स्टेरेडियन में, ठीक है। सॉलिड एंगल की यूनिट हमेशा ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं प्लेन एंगल के ऊपर। अब देखो प्लेन एंगल क्या होता है, ये तो हमारा स्फीयर था, ये हमारा स्फीयर था, एक बॉल की तरह इसको समझो, ठीक है। लेकिन अब हम सर्कल पर विचार करते हैं, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ध्यान रहे कि सॉलिड एंगल इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है, तो आप प्लेन एंगल की अगर बात करोगे तो प्लेन एंगल कुछ नहीं, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, इस सर्कल का ये सेंटर है, तो देखो हम इसमें क्या होगा, छोटी सी आर की कंसीडर कर लो, छोटी सी आर, हमने छोटी सी आर कंसीडर कर ली।
इस आर्क के कारण इस आर्क के जो एंड पॉइंट है ए और बी, इस आर्क के जो एंड पॉइंट है ए और बी, उस एंड पॉइंट को सर्कल के सेंटर से आप मीट कर दो, मिला दो। तो जो आपका जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा मेरा प्लेन एंगल। यानी प्लेन एंगल हमेशा सर्कल बनाता है, सर्कल का कोई सर्कल में प्लेन एंगल बनता है जबकि स्फीयर में सॉलिड एंगल बनता है। यानी 3 डायमेंशनल चीजों में सॉलिड एंगल यूज होता है और 2D शेप वाली चीजों में हमेशा प्लेन एंगल यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 2D शेप वो प्लेन में छाप दिया जाए, जो प्लेन के आउटवर्ड बल्क ना हो, अगर प्लेन पर रख दूं तो वो चीज अगर बल्क ना हो, बाहर की तरफ ना उभरी हुई दिखाई दो, तो उभरी हुई ना दिखाई दे तो मैं कहूंगा वो प्लेन है, यानी 2D शेप है। और 2D शेप में हमेशा प्लेन एंगल बनते हैं और सॉलिड एंगल किसमें बनते हैं? 3D शेप में। इसका मतलब ये अगर मैं बॉल को लेकर आऊंगा ना, बॉल को, जैसे डस्टर है, डस्टर को मैंने ऐसे करके रख दिया, अब देखो ऐसा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये बाहर की तरफ निकला हुआ, तो ये हमारा 3D है। क्योंकि अगर ये प्लेन में छप जाता है ऐसे करके, उभरा हुआ नहीं दिखाई देता, तो मैं कहता 2D है, पर ये 3D है क्योंकि ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें हमेशा बनेगा कैसा एंगल? सॉलिड एंगल। ठीक है, इसमें सॉलिड एंगल कैसे बनेगा? इसका भी कोई सेंटर होगा, इसकी सब पूरी की पूरी सरफेस के द्वारा, बाहरी सरफेस के द्वारा जो एंगल बनेगा सेंटर पर, वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड एंगल। ये है हमारा प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या कैसे बनता है? किसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, किसी सर्कल के आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वही हमारा प्लेन एंगल कहा जाता है। तो प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं? तो प्लेन एंगल आप देख सकते हो, प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियन। यूनिट क्या होती है प्लेन एंगल की? रेडियन। हमेशा इस थीटा को रेडियन में ही मेजर किया जाएगा। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है। तो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, रेडियन। और इसको हम शॉर्ट में RAD रेड कहते हैं। हम इसको शॉर्ट में जब यूनिट लिखते हैं तो हम RAD करके दिखाते हैं इसको, रेड। ठीक है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल रेडियन, इसको हम रेड करके दिखाते हैं, RAD। ठीक है, और इसको निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो आप मैथ में पढ़ ही लेते हो इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक वीडियो बना दी है कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा L/R। ठीक है, तो L/R, यानी ये कितना एंगल बना है कि प्लेन एंगल कितना बनेगा सर्कल किसी आर्क के द्वारा, तो आर्क की लेंथ अपॉन में रेडियस कितना है सर्कल का, ये रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना है सर्कल का वो नीचे लिख दो बस। ठीक है, यहाँ पे इसका रेडियस ये रहा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो थीटा बराबर L/R, ये है हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ऐसे निकालते हैं। अब आपको डेफिनेशन कोई पूछे स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या है? यानी कि स्टेरेडियन की डेफिनेशन वो है, एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट जिसका एरिया इसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, वो जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो एलिमेंट, वो कहलाएगा मेरा 1 स्टेरेडियन। ठीक है, यानी कि जो एरिया अगर मैं ऐसा कंसीडर करूं जिसका जो मैग्नीट्यूड आए, अगर मैं ऐसा एरिया कंसीडर करूं जिसका मैग्नीट्यूड इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो ये वाला जो एरिया सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 1 स्टेरेडियन का होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर यहाँ पे R², इसका अगर वैल्यू R² के बराबर हो जाएगी तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो d ओमेगा इक्वल्स टू 1, यानी 1 स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा प्लेन एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्लेन एंगल डिफाइन करना है बहुत ही ज्यादा आसान है। प्लेन एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप देखोगे फॉर्मूले से, अगर L की लेंथ R के बराबर हो जाएगी, इसकी लेंथ, इसकी जो SI यूनिट होती है वो रेडियन होती है ना, तो रेड लिखते हैं यहाँ पे, रेडियन यानी कि रेड। ठीक है, ठीक है, बराबर L/R रेड, यानी रेडियन में आएगा थीटा यहाँ पे। तो देखो प्लेन एंगल की डिफाइन कैसे बनाएंगे? तो थीटा बराबर L/R, अगर L की लेंथ R के बराबर हो गई तो L को हटा के R लिख दोगे, क्योंकि L बराबर R हमने ऐसा कंसीडर कर लिया, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 1 रेडियन। यानी कि किसी सर्कल में 1 रेडियन का एंगल, इसकी वैल्यू जब 1 रेडियन होगी तो उस समय इस आर्क की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ बराबर होगी।
यानी कि किसी रेडियस के बराबर, किसी सर्कल के रेडियस के बराबर वाली आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है सेंटर पर, वो 1 रेडियन के बराबर बोला जाता है, 1 रेडियन के बराबर। और उसी को प्लेन एंगल बोलते हैं, 1 रेडियन के बराबर बोला जाता है। और ये तो आप समझ में आ गया, यानी कि ये किसी रेडियस के बराबर वाली आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है ना सर्कल के, वही 1 रेडियन के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो, हमने सॉलिड एंगल आप समझा और प्लेन एंगल समझा। अगर आपको नहीं कर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप मुझे। आगे चलते हैं हम। देखो, ये तो आपने समझ लिया। अब थोड़ा हम सॉलिड एंगल के बारे में और थोड़ा स्टडी कराते हैं आपको। देखो, कभी की बार क्या होता है, ये तो हमने गोल बॉल बना दी है, कभी की बार कुछ चीजें गोल नहीं होती हैं, कुछ चीजें कभी के बाद गोल नहीं होती हैं। सपोज करो हमारे पास ऐसा ऐसा डायग्राम है हमारे पास। अब मैं आपसे कहूँ ये क्लोज्ड है, ये एक 3D है, ये 3D है, ये 3D है, ये क्लोज्ड है। ये 3D स्ट्रक्चर है लेकिन क्लोज्ड है, इसका शेप बिगड़ गया है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसा जैसे बॉल होती है ना, फुटबॉल वाली बॉल, जब उसमें हवा निकाल दो तो ऐसी ऐसी सी हो जाती है, मतलब कहीं से गोल, कहीं से पतली, कहीं से ऐसी, मतलब डिशेप्ड हो जाती है वो। तो उस समय वो गोल नहीं रहती, स्फेरिकल नहीं रहती। तो उस समय का इसको शेप मैंने बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय सेंटर तो वहीं रहेगा ना इसका। तब उस समय पूरे के पूरे सरफेस के द्वारा कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, तो आप कैसे आंसर दोगे? तो आंसर है यहाँ पे इस पूरी सरफेस के द्वारा कितना एंगल बनेगा, यानी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, क्लोज्ड सरफेस के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा ऊपर, पूरे के पूरे सरफेस के द्वारा कैसे पता करें? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आपको मैंने अभी बताया है कि चाहे सरफेस कैसा भी हो लेकिन होना चाहिए क्लोज्ड, ठीक है, होना चाहिए क्लोज्ड। तो अगर हमसे कहा जाए कि एंगल कितना बनेगा सेंटर पर पूरी के पूरी सरफेस के द्वारा, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से पता कर लो ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, A/r², ये तो होता है। अगर हम इसकी बात करें, चाहे इसकी फुटबॉल को अगर उसमें से हवा निकाल के पिचका दी जाए, क्या उसका कर्व सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं, कर्व सरफेस एरिया उतना ही रहेगा। वो वहां हालांकि डिशेप्ड हो गई है लेकिन कर्व सरफेस एरिया उतना ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कर्व सरफेस एरिया इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया इक्वल है क्योंकि इन दोनों की रेडियस इक्वल है। बस ये डिशेप्ड हो गई है हवा निकालने के कारण, इसमें फुल एयर है इसलिए ये फूली हुई है, स्फेरिकल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सेंटर पर एंगल कितना बनेगा पूरे सरफेस द्वारा और इसमें कितना बनेगा, तो आप पता कर सकते हो। तो दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक ही जगह क्या लिख दूंगा, कर्व सरफेस एरिया है कितना इसका, बॉल स्फेरिकल है ना ये, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4πr² अपॉन में r², r से r कैंसल, बराबर क्या है 4π, यानी ओमेगा बराबर 4π। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लोज्ड सरफेस के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 4π के बराबर होता है, यानी 4π स्टेरेडियन होता है। कितना होता है 4π स्टेरेडियन, ये आपको ध्यान रखना है। 4π स्टेरेडियन, ये आपको ध्यान रखना है। एक पूरे के पूरे क्लोज सरफेस के द्वारा सेंटर पर एंगल बनता है वो 4π स्टेरेडियन का होता है। ओके, चाहे वो सरफेस कैसा भी हो। इस रूम जो है, ये हमारा जो रूम होता है वो भी क्लोज होता है। ऐसे बहुत सारी क्लोज बॉडी आप देखोगे, जैसे ये हमारा एक क्यूबॉइड आ गया, ये हमारा एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्यूबॉइड के सेंटर पर इस पूरी की पूरी सरफेस द्वारा कितना एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे 4π, आप बोलोगे इसका सेंटर है, तो पूरी की पूरी सरफेस के द्वारा अंदर की तरफ जो सेंटर है उस पर कितना एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे 4π। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा बराबर 4π आया। क्या इसके साथ कुछ और भी आया, रेडियस वगैरह इसमें है क्या फॉर्म? यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब सेंटर पर जो कितना एंगल बन रहा है इस क्लोज सरफेस के द्वारा, ये डिपेंड नहीं करता उसके शेप पर, ये तो बस हमेशा 4π ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्लोज्ड सरफेस, नॉट लूप,
क्लोज सरफेस की बात हो रही है। एक क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उस किसी क्लोज सरफेस के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 4 पाई ही होगा। 4 पाई, ये चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे दुनिया छोटी पड़ जाए, चाहे पूरा यूनिवर्स छोटा पड़ जाए। यूनिवर्स सपोज करें, अगर यूनिवर्स को हम स्फेरिकल मान के चलें, अगर हम यूनिवर्स को स्फेरिकल मान के चलें तो उसके द्वारा उसके जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो भी 4 पाई है, और अर्थ के सरफेस के द्वारा जो उसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो भी 4 पाई है। सन कितना बड़ा है, सन के सरफेस के द्वारा जो उसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो भी 4 पाई है। और इस रूम के सरफेस के द्वारा सभी सरफेस के द्वारा 6 फेसेस के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी 4 पाई है। 4 पाई एंगल कांस्टेंट है। एक क्लोज सरफेस के द्वारा हमेशा और हमेशा 4 पाई एंगल बनता है इसके सेंटर पर, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम कल करेंगे, क्योंकि आज हमने इतना टॉपिक हमने बताया, क्योंकि है ना बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है सॉलिड एंगल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और प्लेन एंगल क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड एंगल 3D शेप्स का निकलता है और प्लेन एंगल 2D शेप्स का निकलता है। और आपको 2D 3D में भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आता होगा 2D 3D क्या होता है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस चैनल को, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा फायदा हो और फ्री स्टडी का पूरा बेनिफिट उठाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉस थ्योरम को लेके आएंगे, कॉस थ्योरम, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।